हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अकबर सर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस बिगनर इंग्लिश एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट बुक के एक नया चैप्टर जिसका नाम है इम्फैटिक विथ डू डज डिड। वैसे इम्फैटिक का हिंदी अर्थ होता है जोरदार, और यहाँ पर डू डज डिड की सहायता से हम किसी वाक्य पर जोर देंगे। इम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ होता है जोरदार। यहाँ इम्फैटिक का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है जोरदार। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, सामान्यतः सेंटेंस यानी वाक्य को इम्फैटिक बनाने के लिए मेन वर्ब के पहले डू डज या डिड का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। यानी कि इस वाले पॉइंट में एक बात स्पष्ट कर दिया कि मेन वर्ब के पहले हम डू या डज या डिड कोई एक जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो मेन वर्ब के पहले हम लोग डू डज या डिड इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इम्फैटिक बनाएंगे। तो वो तो अलग बात है कि कहाँ पर डू होगा, कहाँ पर डज होगा, कहाँ पर डिड होगा और किन किन सेंटेंस का इम्फैटिक बनेगा, किन का नहीं बनेगा, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इस बात को फोकस करना होगा कि जहाँ जहाँ पर मेन वर्ब होता है, जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, रन हो गया, लाफ हो गया, इस तरह का जो वर्ब होते हैं तो उनके पहले डू डज डिड का प्रयोग करके हम लोग इम्फैटिक बनाएंगे। और जब भी हम लगाते हैं किसी मेन वर्ब के पहले अगर डू लगाते हैं, डज लगाते हैं, तो उस वर्ब पर जोर देने के बराबर होता है। यानी कि मैं उस काम को अवश्य करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो सेंटेंस है, लिखा भी है, एक नॉन इम्फैटिक और एक आपका इम्फैटिक है। तो नॉन इम्फैटिक का मतलब होता है कि बिना डू वाला, बिना डज वाला और बिना डिड वाला। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आई डू राइट ए लेटर, इसमें डू लग गया है, कहीं कहीं डज भी लगाया हुआ है और कहीं कहीं क्या है आपका डिड भी लगाया हुआ है, समझे। तो यहाँ पर वाक्य पर जोर दिया जा रहा है, यानी किसी काम को अवश्य किया जा रहा है। और यहाँ पर एक सेंटेंस को बताया जा रहा है कि मैं ये काम करता हूँ और मैं ये काम जरूर करता हूँ। दोनों में अंतर है। कभी कभी ऐसा आता है सिचुएशन कि हम लोग किसी के बात पर चिल्ला देते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? ताकि अगला जो है, जो सामने वाला जो मेरा है, वो मेरी बात को गौर करे, सुने या उसको माने। तो अपनी बात को मनवाने के लिए और अपने तरफ खींचने के लिए हम लोग भी क्या करते हैं ना, किसी किसी बात को लेकर के वहाँ पर हल्ला करते रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ ये भी है, आई राइट ए लेटर का मतलब होता है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। और यहाँ आई डू राइट ए लेटर का मतलब होता है कि मैं एक पत्र लिखता ही तो हूँ, यानी कि मैं एक पत्र अवश्य लिखता हूँ, या कह सकते हैं मैं एक पत्र जरूर लिखता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मैं एक पत्र लिखता ही तो हूँ। इस तरह की सेंटेंस का सेंस निकलेगा इस वाले में। और यहाँ पर सिंपल है, उसी प्रकार वी राइट ए लेटर, हम लोग एक पत्र लिखते हैं। और यहाँ पर वी डू राइट ए लेटर का मतलब होगा हम लोग एक पत्र लिखते ही तो हैं, ऐसे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा ही रोट ए लेटर का मतलब होता है उसने एक पत्र लिखा। और यहाँ लिखा है कि ही डिड राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा तो सही, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। और आगे हम लोग चलेंगे इसके रूल्स पर। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर एक बार देख लेते हैं कि इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक में क्या अंतर है। नंबर 1, यहाँ लिखा है कि इम्फैटिक मेन वर्ब के पहले डू डज डिड का प्रयोग करना इम्फैटिक कहलाता है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई सेंटेंस इम्फैटिक फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पर डू या फिर डज या फिर डिड का प्रयोग किया रहेगा। और नीचे लिखा हुआ है कि नॉन इम्फैटिक से और नीचे लिखा हुआ है कि नॉन इम्फैटिक मेन वर्ब के पहले प्रयुक्त डू डज या डिड को हटाना नॉन इम्फैटिक कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में डू डज डिड नहीं रहेगा वो आपका नॉन इम्फैटिक होगा, और जिस वर्ब में डू डज डिड रहेगा जिस वाक्य में, वो आपका इम्फैटिक कहलाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस देगा नॉन इम्फैटिक में, आपसे बोलेगा इम्फैटिक में चेंज कीजिए। तो जब चेंज करना होगा तो आप लगाइएगा डू डज डिड का प्रयोग कर देना होगा। अगर ये दिया रहेगा इम्फैटिक में दिया हुआ है और कहेगा आपसे कि चेंज कीजिए नॉन इम्फैटिक में, तो वहाँ पर क्या करेंगे, डू डज डिड को हटा देंगे, जस्ट उल्टा काम करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग।
इसके रूल पर। नंबर 1, नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाने का नियम, मतलब इस वाले से इस वाले चेंज में कन्वर्ट करना होगा। नॉन इम्फैटिक का मतलब होता है ये जिसमें डू डज डिड। ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि किसी किसी सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है तो नॉट के साथ होता है। तो नॉट वाले में देखिएगा ना तो कहीं कहीं डू डज डिड दिखाई देता है, और यहाँ पर जो डू डज डिड का प्रयोग किया गया है वो बिना नॉट का है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डज या डिड का प्रयोग होता है बिना नॉट का। तो जब भी किसी वाक्य में नॉट नहीं रहेगा और वहाँ पर डू डज डिड दिया रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वह सेंटेंस निगेटिव में नहीं होकर के वह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है और इम्फैटिक सेंस में है। इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। चलिए तो चलते रूल 1 पर। यदि सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन्स के मुताबिक करके इम्फैटिक बनाया जाता है। रूल 1 है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इम्फैटिक बनता है और जब भी इसका इम्फैटिक बनाएंगे तो उसमें डू का या फिर डज का प्रयोग करते हैं। एक बात आपको मैं हिंट कर दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्फैटिक, ठीक है। बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो ये V1 जो होता है या V5 जो होता है इसका दोनों का अर्थ होता है, V1 का मतलब हो गया वर्ब का मेन फॉर्म, जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, रन हो गया, लाफ हो गया, एटसेट्रा। और V5 का मतलब होता है जिसमें एस और यस लगा होता है, जैसे गो का हमने कर दिया गोज तो V5 बन गया, और लाफ का हमने कर दिया लाफ्स V5 बन गया, रन का हमने कर दिया रन्स V5 बन गया। तो जिस मेन वर्ब में एस और यस दिखाई देगा उसे कहेंगे V5, और जिस मेन वर्ब में एस और यस दिखाई नहीं देगा बल्कि अपने मेन फॉर्म में रहेगा तो वह V1 होगा। तो ये जो V1 है और V5 है वह सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है ना इस पर डिपेंड करता है। और हम लोग जानते भी हैं कि जब ही रहेगा, सी रहेगा या इट रहेगा या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन अगर दिया रहेगा तो इसके साथ हम लोग वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन को छोड़ करके अगर आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, और अगर कोई नेम रहेगा, कोई भी नेम अगर प्लूरल होता है तो उसमें क्या होगा, हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। यानी नाउन रहेगा प्लूरल तो V1 और नाउन रहेगा सिंगुलर तो V5, ठीक है। और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ भी क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। और नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ ही सी इट के साथ क्या होगा हमारा, ये आपका V5 होगा। इसको बोलते हैं सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है। जैसे गो का हमने गोज कर दिया, रन का हमने रन्स कर दिया, तो रन्स क्या है, गोज क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि मेन वर्ब में अगर एस और यस का प्रयोग करते हैं तो वो बनता है सिंगुलर, जबकि नाउन में क्या करते हैं, एस और यस का प्रयोग करने से बनता है प्लूरल। यानी कि मेन वर्ब जो होता है ना नाउन के जस्ट उल्टा काम करता है। नाउन में हम एस यस लगा देंगे तो बन जाएगा प्लूरल, और वही काम अगर करते हैं वर्ब, मेन वर्ब में एस और यस लगा देंगे तो बनेगा आपका सिंगुलर। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा सिंगुलर है, चूँकि ये भी सिंगुलर है, ठीक है, और ये हमारा प्लूरल है क्योंकि ये भी हमारा प्लूरल है। आई के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ V1, तो सबसे पहले हम लोग जान जाए कि V1 का इम्फैटिक होता है डू प्लस V1। जैसे दिया रहेगा गो, आपको क्या करना होगा, केवल डू लगा देना है और फिर गो को लिख देना होगा। उसी प्रकार एक और देखते हैं प्ले। प्ले का इम्फैटिक क्या होगा, डू होगा और फिर क्या होगा, प्ले होगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं रन। रन का इम्फैटिक क्या होगा, आपका डू होगा और फिर क्या होगा आपका रन। यानी कि गो का डू गो, प्ले का डू प्ले, रन का डू रन। ऐसे हम इम्फैटिक बना सकते हैं। ये आपका V1 के लिए था, आप यहाँ देख सकते हैं V1 के लिए। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग
V5 के लिए। और अगर V5 का एम्फेटिक बनाना होगा तो V5 में क्या होता है, एस और एस जुड़ा रहता है, तो इसमें से कॉमन क्या होगा आपका, डज होगा। तो क्या निकालेंगे, डज अब प्लस V1। जब डज बाहर आएगा ना तो जो V5 जो होगा वो V1 के सेंस में आ जाएगा, माने V5 जो होगा वो अपने मेन फॉर्म में आ जाएगा। जैसे लेते हैं गोज, तो गोज का एम्फेटिक क्या होगा आपका, डज, और जो हमारा गोज है वो क्या होगा, आप गो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ प्ले था ना, ये तो V1 है, यहाँ V5 क्या होगा आपका, प्लेज होगा। तो प्लेज को जब एम्फेटिक में चेंज करेंगे तो उसमें से कॉमन क्या होगा आपका, डज होगा, और जो हमारा प्लेज है वो हो जाएगा आपका प्ले हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ रन V1 था तो हमने डू रन निकाला था, लेकिन जब यहाँ पर रन्स दिया रहेगा तो जब भी एस और एस दिखाई देगा तो उससे कॉमन क्या होगा, डज होगा, और फिर क्या करेंगे, रन्स को हम लोग लिखेंगे रन। तो जब भी किसी मेन वर्ब से चाहे V1 हो या चाहे V5 हो, जब डू या डज को कॉमन करेंगे तो जो हमारा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, वो अपने मूल फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि V1 का V1 रह जाएगा, और V5 अगर होगा तो उसे भी V1 कर देंगे और डू डज को बाहर कर देंगे। तो डू डज के बाद हमेशा ध्यान रहे, डू या डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है। डू डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है, इस बात को भी ध्यान देना है। और अगर ऐसे दिखाई देगा डू प्लस वर्ब 1, डज प्लस वर्ब 1, तो वही क्या होता है, हमारा एम्फेटिक होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आई राइट ए लेटर, यहाँ पर राइट क्या है आपका, V1 है, तो V1 में क्या निकाला गया है, डू। आप देख सकते हैं यहाँ पर V1 है, यहाँ पर तो निकाला गया है डू। गो का क्या हुआ, डू गो किया गया है ना, राइट का क्या होगा आपका, डू राइट किया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी राइट है तो डू राइट, यहाँ भी राइट है डू राइट। आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ मतलब नहीं है, जो मेन वर्ब है ना उसी से आपको काम चलाना। ऑब्जेक्ट रहे चाहे भाड़ में जाए, ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, ठीक है। लेकिन हाँ मेन वर्ब रहेगा आपका तो उसमें आप डू डज कॉमन कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं राइट्स, यहाँ पर राइट्स दिया हुआ है, इस लगा है ना आपका, तो इसमें क्या किया है कि डज को कॉमन कर दिया है। जब डज कॉमन होगा तो ये राइट्स क्या होगा, चेंज होगा राइट में, यानी कि अपने मेन फॉर्म में चला आएगा। और बाकी ऐसे ही लिखा हुआ है, कहीं डू है कहीं डज है, और जहाँ भी डू डज का इस्तेमाल किया गया है उसके तुरंत बाद क्या है आपका V1 दिखाई देगा। यहाँ नोट लिखा हुआ है कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब 1, मेन वर्ब 1 का प्रयोग होता है। मैंने पहले बता दिया कि जब भी किसी सेंटेंस का एम्फेटिक बनाना होगा, जिसका भी बनता होगा, तो डू डज जब भी कॉमन करना होगा तो जो भी हमारा मेन वर्ब होगा वो क्या होगा, V1 के सेंस में हो जाएगा। यानी कि V1 होगा तो V1 रह जाएगा, और V5 होगा तो भी क्या होगा, उसको V1 कर देंगे। वही बात लिखा हुआ है कि डू डज के बाद हमेशा मेन वर्ब 1 का प्रयोग होता है। ये सब के सब क्या है आपका, टोटल क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना। देखो यहाँ भी है इट डज डेंस, यहाँ पर रेंस लिखा हुआ है तो इट डज रेन हो गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं रूल 2 पर। रूल 2 देखते हैं। यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो डिड का प्रयोग कर एम्फेटिक बनाया जाता है। अब ये सिंपल पास्ट हो गया, पहले वाला क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, है ना आपका। इसमें क्या है आपका सिंपल पास्ट हो गया, तो सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो डिड का प्रयोग कर एम्फेटिक बनाया जाता है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप। ये क्या था हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का स्थान पर क्या कर देंगे हम लोग, V2 कर देंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा। तो लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला, सिंपल पास्ट टेंस, इसका होता है सब्जेक्ट, इसका होता है वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर V2 है, तो जब V2 को एम्फेटिक में चेंज करेंगे तो इस वाले में ना डू कॉमन होगा ना डज कॉमन होगा, क्योंकि डू कॉमन होता है इसमें डज कॉमन होगा। ये सिंपल पास्ट है ना, इसमें कॉमन होगा आपका डिड।
डिड प्लस क्या होगा आपका V1 होगा। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जब भी डू डज या फिर डिड को कॉमन करते हैं तो इसके बाद हमेशा क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो डिड हमने बाहर कर दिया, जो V2 था वो क्या हो गया, V1 में चला गया। जैसे आपका लिखा हुआ है वेंट, तो वेंट का इम्फैटिक क्या होगा आपका, डिड होगा। उसके बाद वेंट को हम लोग क्या करेंगे, गो कर देंगे। उसी प्रकार अगर बात करेंगे हम लोग प्लेट का, तो प्लेट में कॉमन क्या होगा, डिड होगा, और जो प्लेड होगा उसे हम लोग प्ले में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आपका रन का रन, ये आपका V2 है, तो इसका जो इम्फैटिक बनाएंगे वो आपका डिड हो जाएगा, और जो रन है वो हो जाएगा आपका रन। तो ये हमारा इम्फैटिक है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी सिंपल पास्ट टेंस का इम्फैटिक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का इम्फैटिक बनाना होगा तो डू डज डिड का प्रयोग करते समय पीछे जो उसका मेन वर्ब लिखा जाएगा वो हमेशा वर्ब 1 के सेंस में होगा। इस बात को ख्याल करना है। अगर आप डू डज डिड का प्रयोग करते समय अगर V1 आप छोड़ दिए या V1 को आपने नहीं लिखा बल्कि V2 और V5 को ही दर्शा दिया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। बस इस बात को ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही रोट ए लेटर, तो क्या होगा, ही डिड राइट ए लेटर, लिखा है ना। आई लव्ड हर वेरी मच, आई डिड, लव्ड का लव हो गया, हर वेरी मच। शी टोल्ड ए लाई, शी डिड टेल ए लाई। They wanted to go, they did want to go. You watched TV, you did watch TV। ठीक है। नोट, डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब 1 का प्रयोग होता है, वही बात लिख दिया। तो इम्फैटिक जब भी किसी सेंटेंस का बनाइएगा तो अभी ध्यान देना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, चूँकि आपको मैं पहले ही हिंट कर दूं कि पूरे सेंटेंसेस का इम्फैटिक नहीं बनता है। इम्फैटिक किन किन सेंटेंस का बन सकता है वो आगे लिखा हुआ है। रूल 3, यहाँ रूल 3 को देखते हैं। रूल 3 में है कि यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड या कॉम्प्लीमेंट या नाउन या प्रोनाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड और प्लस हैव, यानी कि हैज, हैव, हैड का जो इम्फैटिक होगा वो डू डज डिड और प्लस हैव, जो हैज हमारा है या हैव है या हैड है उसको चेंज कर देना होगा हैव में। तीनों का क्या होगा, हैव में चेंज हो जाएगा। बात समझे। और फिर क्या होगा, इसका इम्फैटिक जो हम लोग बनाएंगे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ वर्ब 1, वर्ब 5 और वर्ब 2। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे गो, यहाँ पर हो गया आपका गोज और यहाँ पर हो गया वेंट। उसी प्रकार से ये हैव भी होता है। हैव को हम मानते हैं V1 और हैज को मानते हैं V5 और इसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है हैड। तो इस वाले में क्या निकाले थे, इस वाले में हम डू कॉमन किए थे, इस वाले में डज कॉमन किए थे इम्फैटिक के लिए, इस वाले में डिड कॉमन किए थे। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, डू डज और डिड कॉमन करेंगे। तो जब भी डू डज डिड कॉमन किए थे तो हम लोग क्या लिखे थे, V1 लिखे थे, यानी गो का प्रयोग किए थे। अगर गोज रहेगा तो गो हो जाएगा, वेंट रहेगा तो भी गो होगा। उसी प्रकार से अगर हैव में से अगर हमको इम्फैटिक हैव का बनाना होगा तो इसमें से डू कॉमन होगा, तो हैव का इम्फैटिक क्या होगा आपका, डू हैव होगा। नेक्स्ट आपका हैज है, अगर हैज का इम्फैटिक करना होगा तो इसमें भी क्या है, इसको हैज को बोलते हैं वर्ब का 5वां रूप, तो इसमें से क्या निकलेगा आपका कॉमन, डज होगा। तो जो हमारा हैज है वो क्या होगा, V1 में चला जाएगा तो डज हैव हो जाएगा। सिमिलरली अगर दिखाई देगा आपको हैड तो इसमें क्या करेंगे, हैड में हम लोग डिड कॉमन करेंगे। जब डिड कॉमन करेंगे ना तो जो हमारा हैड होगा वो क्या होगा, फिर आपका V1 यानी हैव हो जाएगा। यानी कि जब भी डू डज डिड का प्रयोग करेंगे तो हैव, हैज, हैड को हम लोग क्या करेंगे, V1 के सेंस में कर देंगे। तो हैव, हैज, हैड का V1 क्या होता है, हैव होता है। यहाँ भी हैव लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि हैव को इम्फैटिक में हम लोग डू हैव लिखते हैं, हैज को इम्फैटिक में डज हैव लिखते हैं और हैड को इम्फैटिक में डिड हैव लिखते हैं। इस चीज़ को आप देख सकते हो। आगे लिखा भी होगा
जैसे ही हैज़ ए नोटबुक, तो ही डज हैव ए नोटबुक, यहाँ है ना आपका हैज, तो हैज को हमने क्या माना है, हैज को हम डज हैव माने हम, तो यहाँ डज हैव लिखा भी है। आई हैव ए टीवी, तो हैव को हम इम्फेटिक में क्या माने, हैव को, तो हैव को इम्फेटिक माने डू हैव। आप देख सकते हो तो क्या होगा, आई डू हैव ए टीवी सेट। उसी प्रकार दे हैव बॉल्स का होगा, दे डू हैव बॉल्स। सी हैज़ एन ईयरिंग का होगा, सी डज हैव एन ईयरिंग। यू हैड एन इंपोर्ट, यहाँ पर हैड है तो इसका इम्फेटिक क्या माने हैं, डिड हैव। ठीक है, इम्फेटिक क्या माने, डिड हैव। तो लिखा भी है ही हैड, सॉरी यू हैड एन इंपोर्ट का यू डिड हैव एन इंपोर्ट लिखा हुआ है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हम लोग इसके नेक्स्ट रूल पर। यहाँ लिखा हुआ है कि नोट, यहाँ देख सकते हैं डू डज डिड के बाद हैव का प्रयोग होता है, न कि हैज का तथा हैड का। तो हम पहले बता चुके हैं, चाहे हैव हो और चाहे हैज हो और चाहे हैड हो, जब भी डू डज डिड कॉमन होगा तो केवल और केवल हैव का प्रयोग किया गया है। तो वहीं लिखा हुआ है कि डू डज डिड के बाद हैव का प्रयोग होता है, न कि हैज तथा हैड का। ना हैज का होगा ना हैड का होगा, जब भी होगा तो हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव भी वन है। तो जब भी डू डॉट डिड कॉमन होगा तो जो भी होगा हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा, तीनों को क्या करेंगे हम लोग, भी वन के सेंस में कर देंगे, यानी कि हैव कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट रूल। तो इम्परेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक मेन भाग के पहले डू का प्रयोग कर बनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में होता है तो उसकी शुरुआत भी वन से होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिड इस तरह की बातें कहते हैं उसे बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ देख सकते हैं हमने आदेश दिया कम हियर, यहाँ आओ, या गो आउट, बाहर जाओ, तो ये एक ऑर्डर हो गया। हैव ए पेशेंस, ये आपका एडवाइस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज गिव मी ए वर्ड, मतलब एक शब्द हमें दें, तो प्लीज का प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट हो गया। तो खैर जो भी हो सेंटेंस आपका ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस, उससे मतलब नहीं है, आपको इम्फैटिक बनाना है। बस आपको ध्यान रहे कि इम्फैटिक का जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा भी वन होगा। कम, गो, हैव, गिव और हैव, ये सब क्या है, V1 है। तो V1 में क्या जानते हैं, जब भी किसी V1 का इम्फेटिक बनाते हैं ना तो उसमें केवल और केवल डू का प्रयोग किया जाएगा। वैसे भी इम्परेटिव सेंटेंस में V2, V3, V4 एंड V5 का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। तो V1 साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डू का प्रयोग कर देंगे। अब कम हियर है, ये V1 है, तो क्या लग जाएगा, डू कम हियर। गो आउट है, गो V1 है, तो डू गो आउट। हैव पेशेंस है, तो हैव आपका V1 है, तो डू हैव पेशेंस हो जाएगा। प्लीज गिव मी ए वर्ड, यहाँ पर गिव क्या है आपका है, V1 है, तो प्लीज डू गिव मी ए वर्ड। यहाँ देखिएगा गिव के पहले डू का प्रयोग किया गया है, ये नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि प्लीज गिव मी ए वर्ड को जब इम्फैटिक में चेंज करेंगे तो डू का प्रयोग प्लीज के पहले कर देंगे। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि हमारा मेन वर्ब क्या है, गिव है ना, तो जब भी इसका इम्फैटिक बनाएंगे तो डू का प्रयोग इसके साथ ही होगा। अगर आप डू प्लीज गिव मी ए वर्ड कर देंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है आई हैव ए रेस्ट नाउ, तो इसका होगा डू हैव ए रेस्ट नाउ। ठीक है, तो ये रहा इम्फैटिक सेंटेंस का मतलब रूल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट लाइन की नोट, डज या डिड का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस के मेन वर्ब के पहले इम्फैटिक बनाने के लिए नहीं किया जाता है। हमने पहले ही बोल रखा था कि जब भी कोई सेंटेंस इम्परेटिव में होगा और उसको इम्फैटिक में चेंज करना होगा तो उस वाले टेंस में ना कभी डिड का प्रयोग होता है ना कभी डज का प्रयोग होता है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में कभी V2 और V5 आता ही नहीं है। जब भी होगा उसके स्ट्रक्चर में तो V1 होगा, तो V1 होगा तो साफ लगता है कि वहाँ पर डू डज का प्रयोग नहीं होगा, केवल डिड और डज का प्रयोग नहीं होगा, केवल क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है और यहाँ से हमारा जो इम्फैटिक सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट होता है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको लगे दिक्कत परेशानी तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर प्रश्नों का जवाब देना इस वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे जल्द कर ले और हो सके तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।